जैसलमेर के एक छोटे से गांव में गरीब लोग गर्मी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके गांव में हर बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती थी और उन लोगों के पास इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इसलिए आज भी गांव के चौराहे पर खड़े कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई साहब, इस साल तो गर्मी से बहुत बुरा हाल होने वाला है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं जमींदार के घर पे बने स्विमिंग पूल में जाकर बस दिन भर नहाता ही रहूं। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। घमंडी जमींदार तो अपने परिवार के अलावा स्विमिंग पूल में किसी को घुसने तक नहीं देता, फिर हम जैसे गांव के गरीब लोगों को कहाँ घुसने देगा। उसी समय नंदन नाम का एक आदमी गांव में रेहड़ी पर अपने लाल लाल तरबूज बेच रहा होता है, जिसे देखकर बिरजू कहता है, अरे शुक्र मनाओ नंदन भाई का, जो हमें इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज खाने को दे रहे हैं, वरना इस भयानक गर्मी में हम लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। हाँ नंदन भाई, गर्मी में आपके मीठे तरबूज खाकर और इसका मीठा पानी पीकर हम लोगों को बहुत राहत मिल जाती है। ना हम गरीबों के नसीब में ठंडी ठंडी आइसक्रीम या जूस पीना कहाँ लिखा है। वैसे नंदन भाई, तुम्हारे खेत में इस साल तरबूज बहुत सारे लगे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, हमारे गांव में तरबूज खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ना ही हमारे गांव में इसकी ज्यादा पैदावार होती है। हाँ भाई नंदन, इसलिए अगर तुम्हें अपने तरबूज बेचने हो तो तुम शहर जाकर बेचना। सुना शहर के लोगों को तरबूज खाने का बहुत शौक है, वहाँ लोगों को तरबूज का जूस पीना बहुत पसंद है। इस तरह कुछ दिन बाद नंदन के खेतों में बहुत ही ज्यादा हरे भरे तरबूज उगाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये होती है कि नंदन के खेतों में लगे हुए तरबूज साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखकर नंदन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सबसे पहले वो एक तरबूज तोड़कर अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी आयशा को खाने के लिए देता है, क्योंकि आयशा को तरबूज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए वो अपने पिता से कहती है, अरे वाह पिताजी, ये तरबूज तो बहुत ही ज्यादा ठंडा और मीठा है और मुझे तो इतनी गर्मी में इतना ठंडा तरबूज खाकर मजा ही आ गया। हाँ बेटी, इस साल हमारे खेत में बहुत बड़े और हरे भरे तरबूज लगे हैं, इसलिए मैं कल ही शहर जाकर तरबूज वहाँ भेज जाऊंगा। इतना कहकर नंदन अगले दिन से ही शहर जाकर अपने तरबूज बेचने लगता है और कुछ तरबूज वो अपने गांव के लोगों को भी बेचता है और उसके मीठे और ताजे तरबूज खाकर गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। इसी बीच नंदन की अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। लेकिन तभी एक दिन जब नंदन शहर से तरबूज बेचकर घर वापस आ रहा होता है, उसी बीच एक हादसे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसकी वजह से वे अपने तरबूजों को शहर में बेचने नहीं जा पाता है और घर पर ही पड़ा रहता है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर महिमा अपना घर चलाने के लिए गर्मी के कड़कड़ाती धूप में इधर उधर घूमकर तरबूज बेचना शुरू कर देती है और जब शाम को वो अपने घर वापस आती है तो अपने पति से कहती है, देखिए जी, आज मैंने पहले दिन ही कितनी अच्छी कमाई कर ली है। आपको पता है, हमारे सारे तरबूज बहुत ही अच्छे दामों में बिक गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है महिमा, जो तरबूज बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं, इन पैसों से तुम घर का राशन ले आओ। नंदन की बात सुनकर महिमा उन पैसों से घर का राशन भरवा लेती है और इसी तरह रोज गर्मी की दोपहर में वो गली गली घूमकर तरबूज बेचने जाती है। तभी एक दिन आयशा भी अपनी माँ के साथ तरबूज बेचने के लिए जाती है और वापस घर लौटते समय आयशा की नजर जमींदार के घर के बाहर बने स्विमिंग पूल पर जाती है, जिसे देखकर आयशा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है इतनी गर्मी में इस स्विमिंग पूल में नहाने का, तो क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? नहीं बेटा,
तुम्हें तो पता है ना वो जमींदार कितना घमंडी है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। चलो घर चलते हैं। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर आयशा उदास होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस स्विमिंग पूल पर ही रहता है, क्योंकि इतनी गर्मी में उसके घर में कोई भी पंखा और कूलर नहीं होता है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए वो मन ही मन सोचती है, काश हमारे घर के आंगन में भी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता, जिसमें मैं दिन रात तैरती रहती, जिससे मुझे इस गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर महिमा कहती है, हे भगवान, काश मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर पाती, लेकिन इस गरीबी में भला मैं क्या कर सकती हूँ। महिमा इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके घर में पड़े एक बड़े से तरबूज के ऊपर जाती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दुकान से बहुत सारा बर्फ खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो उस तरबूज को चारों तरफ रख देती है और अगले दिन ही वो तरबूज पहले से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है और फिर महिमा उसको काट कर एक स्विमिंग पूल के आकार में उसे बना देती है और उसमें पानी भर देती है, जिसके बाद वो बड़ा सा तरबूज एक स्विमिंग पूल में बदल जाता है। ये देखकर आयशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया, तरबूज का इतना बड़ा स्विमिंग पूल, ये तो दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब तो मैं इसमें जी भर के नहा सकती हूँ और इसके मीठे मीठे तरबूज भी खा सकती हूँ। इतना कहकर आयशा फटाफट से उस तरबूज के बने स्विमिंग पूल में जाकर तैरने लगती है और उसके अंदर का मीठा मीठा तरबूज खाकर तैरने का मजा लेती है और साथ ही साथ वो अपनी सारी सहेलियों को भी अपने तरबूज के बने स्विमिंग पूल में तैरने के लिए बुलाती है। इसी तरह गांव के कुछ और लोग भी महिमा को अपने घर के आंगन में इसी तरह का स्विमिंग पूल बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बदले वो उसे अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। इसी तरह वो अपनी मेहनत और जुगाड़ की वजह से अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है और फिर समय के साथ साथ नंदन का पैर भी ठीक हो जाता है और अब वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। अनाथ लड़की को मिला जादुई गोटेदार लहंगा। काव्या अनाथ थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। काव्या जब 7 साल की थी तभी गांव की पंडिताइन काव्या को गोद ले लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। ना तो मेरा ही इस दुनिया में कोई है और ना ही तेरा ही कोई इस दुनिया में है, इसलिए आज से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आज से तू मेरी बेटी है, आज से कोई भी तुझे अनाथ नहीं कहेगा, तू मेरी बेटी है। एक बार अपनी माँ को माँ कह दे बेटी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। एक नन्ही सी बच्ची को भूख से ऐसा तड़पता देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो झट से काव्या के लिए खाना लेकर आती है। ये ले बेटी, पेट भर खाना खा ले, आज भगवान को खीर और माखन का भोग लगा था, वही प्रसाद में मिला था, शायद तेरे नसीब का ही था। माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है, और मिलेगा? हाँ, ये ले। उस दिन से काव्या पंडिताइन काकी के घर ही पलने बढ़ने लगी। पंडिताइन काव्या का अच्छे से एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। वो दिन में मंदिर में पूजा करती और वहीं उसे जो भी चढ़ावा और प्रसाद मिलता उसी से काव्या का पालन पोषण करती थी। माँ, गांव के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको देखकर मेरा मन भी स्कूल जाने का कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बेटी का पढ़ने का मन है तो वो जरूर पढ़ेगी। उसके बाद काकी काव्या का एडमिशन गांव के एक स्कूल में करवा देती है और काव्या भी अब से स्कूल जाने लगती है। लो माँ, आज मैंने आपके आने से पहले ही मंदिर की अच्छे से सफाई कर दी है, अब आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा माँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, आप
अपना ध्यान रखना। उसके बाद काव्या स्कूल चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत जाता है। एक दिन काव्या सुबह सुबह मंदिर धुलने के लिए नदी से पानी भरकर ला रही थी। तभी उसे नदी में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। काव्या पानी का मटका वहीं छोड़कर उसे बचाने नदी में कूद पड़ती है और फिर उस लड़के को खींचकर पानी से बाहर ले आती है। आप ठीक तो हो ना? अब समझ में आया मैं पहाड़ी से क्यों गिरा था। शायद भगवान को मुझे जैसे खूबसूरत लोगों से मिलाना जो था। मैं अब तक तो मौत के करीब था, लेकिन अब आप मिल गई तो सब कुछ ठीक है। अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इंसान तन से नहीं मन से सुंदर होता है और आपको देखकर ऐसा लगता है आपका मन बहुत ही मैला है। अरे सुनो तो, कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। लेकिन काव्या उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, आज कितनी देर लगा दी पानी लाने में? कुछ नहीं माँ, बस एक सरफिरे से पाला पड़ गया था, उसी की जान बचाने के चक्कर में देरी हो गई। अनजान लोगों के बारे में ऐसे नहीं बोलते बेटा, किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है। अब जल्दी से ये प्रसाद खा ले, आज सुबह सुबह भगवान को हलवे का भोग लगा था। उसके बाद काव्या तैयार होकर स्कूल चली जाती है। काव्या के स्कूल में ही मोनी नाम की एक बहुत ही अमीर और घमंडी लड़की पढ़ती थी। तभी मोनी सभी से कहती है, दोस्तों कल मेरा 18वां जन्मदिन है और सभी लोगों को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आना है, क्योंकि मेरे घर पर कल ग्रैंड पार्टी होने वाली है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी आपस में कल की पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। मोनी का बर्थडे तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं तो अपना पिंक वाला बारबी डॉल वाला गाउन पहनूंगी। हाँ, मैं तो जयपुरी लहंगा पहनूंगी, जो अभी अभी 2 दिन पहले मेरे पापा जयपुर से लेकर आए हैं। अरे काव्या, कल तू क्या पहनेगी? काव्या कुछ बोलती इससे पहले ही मोनी बोल पड़ती है, तुम जैसे गरीब फटीचर को मेरी पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास तो ढंग के यूनिफॉर्म भी नहीं होते, गाउन और लहंगा तो बहुत ही दूर की बात है। अरे मोनी, क्यों मना कर रही है? पार्टी हो जाने के बाद का सारा साफ सफाई का काम काव्या कर देगी। क्योंकि गरीब लोग साफ सफाई का काम अच्छे से करना जानते हैं। ये सुनकर क्लास की सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है। तुम सभी मुझ पर हंसना बंद करो। मुझे तुम जैसे अमीर और घमंडी लोगों की पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं है, समझी? मैं जैसी भी हूँ अपनी माँ के साथ बहुत ही खुश हूँ। इतना बोलकर काव्या अपने घर आ जाती है। अगले दिन, अरे काव्या बेटी, आज जमींदारनी के घर ठाकुर जी की पूजा है, वहाँ मुझे बहुत सारा काम है, मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में मंदिर की सफाई करके फूलवाड़ी से फूल लेकर मुझे दे जाना। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी, आप जाओ। उसके बाद काव्या मंदिर की सफाई करने के बाद फूल लेकर जमींदारनी के घर जाती है। संजोग से वो मोनी का ही घर होता है। काव्या बेटी, तू आज थोड़ी देर यहीं रुक जा, काम थोड़ा ज्यादा है, तो तू हाथ बटा देगी तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है माँ। तभी मोनी और उसकी सहेली काव्या को अपने घर पर काम करता देखकर उसके पास आते हैं। क्यों काव्या, कल तो तेरी जुबान बहुत ही ज्यादा चल रही थी, फिर आज क्या हुआ? ओहो, बेचारी की शक्ल तो देखो, भिखारी है लेकिन ख्वाब राजकुमारियों वाली। काव्या, कान खोलकर सुन ले, तू एक नौकरानी की बेटी है और हमेशा वही रहेगी। अब चल, हम सभी दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। उसके बाद काव्या कोल्ड ड्रिंक लेने चली जाती है। तभी उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जिसकी उसने कुछ दिन पहले जान बचाई थी। तो तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मोनी की दोस्त हो ना? बिल्कुल नहीं प्रिंस, ये गांव की गरीब और फटीचर लड़की मेरी दोस्त कभी हो ही नहीं सकती। ये एक नौकरानी है और यहाँ भी साफ सफाई का काम करने आई है। तुम इसे छोड़ो और चलो हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। मोनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भला इस तरह किसी का इंसल्ट कैसे कर सकती हो? वो गरीब जरूर है, कोई भिखारी नहीं। वो एक बहुत ही नेक दिल लड़की है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। प्रिंस मोनी को काफी डांटता है और वहाँ से चला जाता है। मोनी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है।
माँ देखो ना, प्रिंस ने मुझे इस गरीब फर्नीचर की वजह से बहुत डांटा। मैं अब कभी प्रिंस से बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते मोनी बेटा, प्रिंस बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही रईस और खानदानी घर से ताल्लुक रखता है। तुम्हारे पापा जल्दी ही उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाले हैं। अब तुम रोना बंद करो, इस नौकरानी की बच्ची को तो मैं देखती हूँ। उसके बाद मोनी की माँ पंडिताइन और काव्या दोनों को डांटकर काम से बिना पैसे दिए ही निकाल देती है। अगले दिन प्रिंस अपनी फैमिली के साथ काव्या के घर आता है और काव्या की माँ से काव्या का हाथ मांगता है। काव्या की माँ खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। काव्या की माँ ने काव्या की शादी के लिए बहुत कुछ पहले से ही जोड़ रखा था, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती है और वो काव्या की ज्वेलरी और लहंगे ले आती है। अगले दिन काव्या की बारात आने वाली होती है। तभी मोनी चुपके से गुस्से में अपने दोस्तों के साथ जाकर काव्या के घर में आग लगा देती है। माँ जल्दी उठो, लगता है हमारे घर में आग लग गई है। माँ किसी तरह से काव्या और उसकी माँ जान बचाकर आग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन काव्या की शादी का सारा सामान उस आग में जलकर राख हो जाता है। माँ अब क्या होगा? कल तो हमारे घर बारात आने वाली है ना, अब सारा इंतजाम कहाँ से होगा? माँ मुझे माफ कर दे बेटी, पता नहीं ये सब क्या हो गया। दोनों माँ बेटे काफी रो रहे थे। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी और दोनों माँ बेटी को रोता देखकर वो उनके पास आती है। अरे काव्या, तुम तो वही हो ना जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? परी जी, कल मेरी शादी है और काव्या परी को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर परी कहती है, काव्या तुम चिंता मत करो, ये लो, ये तुम्हारी शादी का सबसे अनोखा गोटेदार लहंगा है। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब रोना बंद करो और जल्दी से इस लहंगे से अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लो, क्योंकि ये लहंगा सिर्फ आज के लिए ही जादुई है। तुम्हारी शादी के बाद ये आम लहंगों की तरह नॉर्मल गोटेदार लहंगा हो जाएगा। ये सुनकर काव्या बहुत ही खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद काव्या उस जादुई गोटेदार लहंगा से सबसे पहले अपने लिए एक घर मांगती है और उसके बाद शादी का सारा सामान मांगती है। फिर अपनी माँ के लिए खूब सारे पैसे मांगती है और फिर अगले दिन काव्या प्रिंस से शादी करके अपने घर चली जाती है और उसकी माँ उस आलीशान घर में आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगती है।